आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अर्शदीप क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड की कक्षा 8 की इतिहास पुस्तक के प्रथम पाठ की, जिसका नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली इन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 6 में आप सिंधु नदी घाटी सभ्यता नामक पाठ में पढ़ चुके हैं कि भारत का संबंध विदेशों से बहुत प्राचीन समय से रहा है। उस दौरान भारत का मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता से संबंध रहा है। संबंध ही न रहा दोस्तों, उस समय भी भारत का व्यापार होता था इन देशों से। परंतु यहाँ पर हम बात करेंगे 16वीं सदी में या 15वीं सदी में ऐसी कौन सी शक्तियाँ थी यूरोपीय जो भारत में आईं, व्यापार किया, किन रास्तों से आती थी, रास्ते क्यों बदलने पड़े, इन सब के बारे में। दोस्तों, भारत में सबसे पहले आने वाली जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, उनमें सबसे प्रमुख थी पुर्तगाली, जो सबसे पहले आए थे। ये कब आए थे? 1498 में। दूसरे थे दोस्तों डच, तीसरे थे ब्रिटिश आए थे पहले तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आए थे फ्रांसीसी। पुर्तगाली 1498 में आए थे दोस्तों। डच जो थे वो 1595 में आए थे। ब्रिटिश आए थे 1608 में और फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 में। दोस्तों, इनके आने जाने का जो मार्ग था उस समय वो 3 मार्ग प्रमुख थे, जिनमें प्रथम मार्ग जो था वो फारस की खाड़ी से होता हुआ एक समुद्री मार्ग था। ये इंडिया से अगर चलते थे तो ये फारस की खाड़ी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये तुर्की और इराक वगैरह से व्यापार होता था और बाद में समुद्री मार्ग से ये जिनेवा और वेनिस को चले जाते थे, या भूमि मार्ग से भी आ जाते थे। दूसरा जो मार्ग था दोस्तों वह था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया। ये लाल सागर अरब के दक्षिण की तरफ पड़ता है, ये वाला। तो दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया जो था वो मिस्र का उस समय एक प्रमुख शहर हुआ करता था, आज भी है। फिर यहाँ से समुद्री मार्ग से वेनिस और जिनेवा जाते थे। वेनिस और जिनेवा इटली के 2 प्रमुख शहर थे उस समय, ये आपको बताऊंगा मैं। तीसरा मार्ग जो था वो मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप में था। ये एक स्थल मार्ग था। जब आप इंडिया से चलते थे तो ये मध्य एशिया होते हुए मिस्र पहुंचते थे, फिर इससे स्थल मार्ग से यूरोप पहुंच जाते थे। तो दोस्तों, ये 3 मार्ग थे उस समय, और तीनों मार्गों में 2 प्रमुख शहर ऐसे थे। कौन कौन से थे? वेनिस और जिनेवा, जो इन तीनों मार्गों के रास्ते में पड़ते थे। तो इटली ने क्या करा? व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए, यूरोपीय शक्तियों की हिस्सेदारी कम करने के लिए उनमें उन बाकी शक्तियों के व्यापार को रोक लगा दी, क्योंकि दोनों शहर इटली के कब्जे में थे। परंतु उसी समय एक अन्य महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 1453 में धर्म युद्ध में तुर्कों ने यूरोपीय शक्तियों को हराकर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। कुस्तुनतुनिया के अधिकार के बाद यूरोप में जो व्यापार होता था भारत से, वो बंद कर दिया गया तुर्कों द्वारा। वह व्यापारिक मार्ग ही बंद कर दिया गया, क्योंकि कुस्तुनतुनिया जो था वो यूरोपीय व्यापार का क्या था? मुख्य द्वार था। यूरोप जाने के लिए किसी भी हालत में कुस्तुनतुनिया होकर जाना पड़ता था, और तुर्कों ने जब इस पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने ये मार्ग बंद कर दिए। दोस्तों, अब प्रॉब्लम आ गई, समस्या आई कि नया व्यापार तो नहीं छोड़ा जा सकता था। तो नया व्यापार कैसे, मतलब व्यापार को पुनः प्रारंभ कैसे किया जाए, नया व्यापारिक मार्ग खोजा जाए, इसके लिए फिर ये सोच हुई। और मात्र संभावनाओं के आधार पर ही ये खोजा जाना था। शुरुआत में कुछ नहीं पता था किधर जाना है, कैसे जाना है। तो इसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़नी थी। तो जो समुद्री व्यापारी थे उस समय, जो वहाँ के व्यापारी थे, उन्होंने वहाँ के जो राजा और रानियाँ थीं उन्हें सपने दिखाए। किस चीज़ के सपने दिखाए थे? धन, धर्म और ध्वज के। धन से तात्पर्य था कि जब मार्ग मिल जाएगा नया और व्यापार जो होगा तो उससे आपको बहुत सारा सोना चांदी मिलेगा, और जो मसालों का फ़ायदेमंद व्यापार होगा उससे बहुत सारा कर मिलेगा। दूसरा था ईसाई धर्म का दूर तक प्रचार प्रसार, क्योंकि उस समय यूरोपीय राजा और रानी जो थे वो ईसाई धर्म के सब फॉलोअर्स थे, मानने वाले थे। तो उन्हें एक लालच ये दिया गया कि आपके धर्म का दूर दूर तक प्रचार व प्रसार होगा। तीसरा था ध्वज, यानी कि आपका जो झंडा है, जब हम दूर देशों से व्यापार करेंगे और धीरे धीरे आपका साम्राज्य वहाँ पर स्थापित हो जाएगा, तो आपका झंडा दूर दूर तक फहराएगा।
इससे प्रोत्साहित होकर राजाओं ने खर्च उठाने की मांग मान ली और उन यात्राओं में अपना जो था धन लगाया। एक यंत्र था उस समय कुतुबनुमा, क्या था? कुतुबनुमा, जो कि लंबी समुद्री यात्राओं में बहुत सहायक सिद्ध हुआ था। इससे लंबी समुद्री यात्राएं करते हुए दिशा खोजने का काम करता था कुतुबनुमा। तो उसकी सहायता से सबसे पहले 1492 में कोलंबस यात्रा पर निकला और वह यूरोप से पश्चिम की तरफ होकर चला और वह सोचता था कि मैं जो हूँ कहीं ना कहीं इंडिया पहुँच जाऊँगा। मतलब चला तो कहीं और ही था, पर पहुँच गया पश्चिम की तरफ, अमेरिका में। और पहुँचने के बाद तक भी उसे ये नहीं पता था कि यह अमेरिका है या इंडिया है, वह उसे इंडिया ही समझता रहा और उसने इसको इंडीज़ नाम दिया था और नए द्वीपों की खोज की थी। जो आज वेस्ट इंडीज़ के बहुत सारे द्वीप हैं, यहाँ पहुँचा था वह सबसे पहले और उन्हें इंडीज़ नाम दिया था। उससे बाद 1498 में वास्को डी गामा था, जो एक पुर्तगाली नागरिक था। कोलंबस जो था ये स्पेनिश था और वास्को डी गामा पुर्तगाली था, जो 1498 में कहाँ पहुँचा था? भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट में। ये अफ्रीका के किनारे किनारे होता हुआ दक्षिण की तरफ बढ़ता रहा और अफ्रीका के दक्षिण से घूमकर तब ये भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा था 1498 में। उस समय कालीकट का जो शासक था वो एक हिंदू शासक था, जमोरिन। जो जमोरिन था उसका नाम नहीं था, एक उपाधि थी। तो उसने इसका स्वागत किया था। साथ ही वास्को डी गामा ने भारत के साथ साथ जो पूर्वी द्वीप समूह देश थे, मलाया, सुमात्रा, इंडोनेशिया के जो भाग थे, इनके लिए भी एक मार्ग खोजा था। ये बाद में वहाँ गया था। तो इस मार्गों की खोज के बाद यूरोप से जो था व्यापार पुनः प्रारंभ हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।